हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले मैं 14 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए। प्ले लिस्ट बनी है प्रैक्टिस सेट के नाम से। वहां पर हिंदी की टॉपिक वाइज तैयारी कराई गई है। जीके जीएस के क्वेश्चन भी कराए गए हैं। 1000 और 600 क्वेश्चन भी है, 200 क्वेश्चन भी है, अलग अलग सीरीज कंप्लीट सिलेबस भी है। आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे 37 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हो गए आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अपनी कमेंट देते रहा करो जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको जल्दी जल्दी पहले आप उत्तर देना। 5 सेकंड में आपको दूंगा। जैसे ये है ई च छ ज झ और इया आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है, या फिर आपका तालव्य से होता है, या कंठ से होता है, या फिर आपका कंठ तालव्य से होता है। ये आपको बताना, ये आपको बताना है कहां से होता है। तो उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? वैसे तो मैं इसमें बता दूं, जैसे कंठ 8 होता है। जैसे कंठ हो गया तालव्य, कंठ हो गया तालव्य हो गया, और आपका हो गया फिर कंठ हो गया तालव्य होगा, दंत्य हो गया, और मूर्धन्य हो गया। मैं आपको बता देता हूं, ओष्ठ्य हो गया। फिर होता है आपका कंठ तालव्य, कंठ तालव्य तालव्य। फिर होता है आपका कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। कंठोष्ठ्य हो गया, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, दंत्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ्य हो गया, कंठ तालव्य हो गया, कंठ ओष्ठ्य हो गया। तो ये इसके इतने पार्ट है। इसके 7 पार्ट हो गए। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो इसमें से हमें बताना कि ये किस में आता है, इनका उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है, कंठ से होता है, कंठ तालव्य से। किससे होता है इसका? तो इनका उच्चारण स्थान है आपका तालव्य। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तालव्य। कंठ तालव्य में जो आते हैं, यहाँ पर कंठ तालव्य की बात करें तो कंठ तालव्य में आते हैं आपके ए और आई। ये 2 कंठ तालव्य में आते हैं। कंठ ओष्ठ में आते हैं आपके ओ और औ। ये कंठ ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालव्य में आता है ए और आई कंठ तालव्य में। ओष्ठ, ओष्ठ में मैं स्वर को लेता हूं, बस खाली ओष्ठ स्वर में ले लेता हूं। बस जो ओष्ठ आते हैं वो स्वर ओष्ठ ओष्ठ स्वर लेता हूं। जैसे ऊ आ गया और ऊ आ गया, ठीक है, ये स्वर। मूर्धन्य में आपका री आता है। दंत में आपका कौन सा आता है? दंत में आता है कोई सा? तालव्य में आता है ई और ई, ये तालव्य में आते हैं। कंठ में आता है आपका ए और आ, ये कंठ में आते हैं। दंत में नहीं आता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए टोटल। तो इसमें क्या आ गए? तालव्य में। यहाँ पर ये स्वर की बात करी मैंने, ये स्वर है। ये जितने हैं स्वर है, ये स्वर है टोटल 11। कहाँ कहाँ आते हैं ये आपको जानकारी लेनी इस क्वेश्चन से। कंठ में आपके कै वर्ण आते हैं। कै वर्ग जो आपका कंठ में आता है, कै वर्ग आता है। मूर्धन्य में आपका टे वर्ग आता है। तालव्य में आता है आपका च वर्ग आता है तालव्य में। ठीक है, इतना आपको जानकारी इससे मिल गई। तो ये सब समझ में आ गया इतना आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से आप बताइए कौन सा है। ये वाला है या ये वाला है? ये वाला कौन सा है? तब तक मैं आपको सोचो, मैं आपको बताता हूं कि विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्ह की संख्या 20 है। और ये किसने बताया कि विराम चिन्ह की संख्या 20 है? ये कामता प्रसाद ने बताया। किसने बताया? कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया। कामता कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों की संख्या बताई। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है इसमें? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। जैसे बोला, अरे तुम पास हो गई, अरे तुमने ये कैसे किया, जिसमें हम आश्चर्य करते हो। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है आश्चर्य, अचरज। समझ में आ गए? ये चिन्ह कौन सा है? ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक, जब आप प्रश्न पूछते हो तो ये चिन्ह होता है प्रश्नवाचक आपका। ठीक, ये वाला आता है आपका अल्प विराम, अल्प विराम होता है। ये चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम का चिन्ह है। ये कौन सा है? अर्ध विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? किस तरह की अशुद्धि है संगम शब्द में?
ये आपको बताना कि संगम शब्द में अशुद्धि कौन सी है, अनुस्वार की है या फिर अनुनासिक की है, नुक्ता की है या फिर विसर्ग की है, कौन सी अशुद्धि है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संगम शब्द लिखा जाता है इस तरह से। अब ये कैसे बताऊंगा मैं बताता हूं। जिस इसमें अनुनासिक, अनुनासिक संबंधी अशुद्धि, अनुनासिक का चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह होता है अनुनासिक, और इसमें लगना था क्या, ये होता है आपका अनुस्वार, इसमें लगना था क्या, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है ये आपको बता दो। अनुनासिक वो होता है जो नाक व मुंह दोनों से बोला जाता है, उसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुस्वार केवल नाक से बोला जाता है, केवल नाक से, नाक से, केवल नाक से बोला जाता है अनुस्वार। और जिसके जो आपके पंचम वर्ण होते हैं ना, पंचम वर्ण, वो भी आपके, जिसको नासिक के वर्ण भी बोलते हैं, वो आपके अनुस्वार में ही आते हैं। तो ये जिस भी वर्ण पे या जिस भी अक्षर पे ये बिंदी अनुस्वार लगा होता है, उसके बाद का जो वर्ण होता है, जैसे ग, इसका पांचवा वर्ण जो होता है वो इस पे बिंदी में आता है। जैसे इसका विच्छेद करो संगम का, देखो मैं बताता हूं, इसका संगम का विच्छेद करोगे, इसका आ जाएगा से ए, ए, इसका क्या आ जाएगा, ये ऐसे से को ए में तोड़ लिया, प्लस अंक की बिंदी में ये ग है तो कै वर्ग में आता है, कै वर्ग में कौन सा आ जाएगा, ये अंडा वाला ये आ जाएगा। समझ में आ गए, ग फिर ए फिर मैं और ए, ये इसका विच्छेद आ गया। जो ये अणे वाला आता है, ये चिन्ह पांचवा वर्ण, जो कै वर्ग है, कै वर्ग में है, इसका पांचवा वर्ण आएगा। ये किस वर्ग में, कै वर्ग में, और उस वर्ग का कौन सा, उस वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के रूप में आता है। तो इसका संधि विच्छेद, जैसे गंगा शब्द होता है आपका, गंगा शब्द कहीं कहीं आपने ऐसे भी देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना, ये ऐसे ऐसे लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये भी गंगा शब्द बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कै वर्ग में ये जो अणखल्ली आता है, ये जो पांचवा वर्ण आता है, कौन सा आता है, पांचवा वर्ण आता है। समझ में आ गया। तो संगम में किस तरह की अशुद्धि थी, अनुनासिक संबंधी अशुद्धि थी, क्योंकि अनुनासिक नहीं आएगा, यहाँ आता है अनुस्वार। थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है दोस्तों, देखते रहो। घड़ी संज्ञा शब्द का कौन सा प्रकार है, संज्ञा को क्या कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 5 भेद होते हैं। तो घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो अपने आप में एक हो, जो विशेष हो, जो विशेष हो। जैसे किसी का नाम, पदार्थ में जैसे आपका ठोस द्रव गैस आते हैं, ठोस द्रव और गैस ये पदार्थवाचक में आ जाते हैं आपके। और भाववाचक मतलब जो जिसे छू न सके, जिसे छू न सके, छू न सके, जिसे छू न सके, जो देखा न जा सके, जो देखा न सके। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति को बताती है, तो उसका संयोजक ऑप्शन डी, जैसे घड़ी। अब घड़ी की कई ब्रांड होती है, घड़ी की अलग अलग जाति होती है, ब्रांड होती है। तो घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा, जाति को बता रहा है, जैसे रोलेक्स की घड़ी हो गई है, टाइटन की घड़ी हो गई। तो घड़ी तो सब में जुड़ रहा, तो ये घड़ी एक जाति है। घड़ी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया। जैसे पशु, पशु भी तो एक जाति वर्ग है। मनुष्य क्या है, मनुष्य भी तो एक जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया। इस तरह से आपको ये याद करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम का मतलब जो होता है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के जो स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, भेद 6 होते हैं। और संख्या कितनी होती है सर्वनाम की, 11 संख्या होती है। कौन कौन सी संख्या होती है, मैं होता है, हम होता है, फिर तू या तुम होता है, तुम होता है, यह होता है, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम हो गए। तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं का मतलब खुद से धोती है, अपना काम जो खुद करता है उसको बोलते हैं कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है ये। निश्चयवाचक में आता है यह वह, निश्चयवाचक में यह वह आता है। पुरुषवाचक में कौन सा आता है, मैं आता है, हम आता है, मैं आता है, हम आता है, यह शब्द भी इसमें आता है, यह वह शब्द भी इसमें आता है। अनिश्चयवाचक में होता है जैसे कोई भी कोई और कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या फिर किसकी, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो कौन से होते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, तो पति लौटा, सालों बाद उसका पति लौटा। लेकिन इसमें एक विशेष बात आएगी, प्रवासी पति। इससे यह पता चल रहा है कि पति तो लौटा, कहां से लौटा? प्रवासी मतलब बाहर था, बाहर निवास कर रहा था, इसलिए वहां से लौटा है। तो खास विशेषता बताई पति शब्द की। पति शब्द की विशेषता बताएगी प्रवासी पति है। कैसा पति? प्रवासी पति। जब आप देखो मैं बताता हूं, कैसा या कैसी, कैसा या कैसी प्लस संज्ञा। जब संज्ञा में आप संज्ञा के पहले कैसा कैसी जोड़ देते हो तो वहां पर आपको विशेषण मिल जाता है। जैसे कैसा पति? प्रवासी पति। पति की विशेषता क्या है? कि ये प्रवासी है, तो इसमें विशेषण क्या आ जाएगा? प्रवासी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रचना के आधार पर क्रिया 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म न हो। अब इसमें हम कैसे, मैंने बताया था, क्या या कैसे, क्या या कैसे, क्या या कैसे प्लस क्रिया, तो क्या मिलेगा आपको? सकर्मक। सकर्मक क्रिया मिल जाती है क्रिया में। जैसे क्या खाता है, कुछ पता चल रहा है क्या खाता है? नहीं नहीं। कोई कर्म है? क्या खाता है, कुछ जानकारी है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। जैसे क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये तो विशेषता है, विशेषण क्रिया की विशेषता, तो क्रिया विशेषण है तेज इसमें, क्योंकि विशेषता क्रिया की बता रहा, तो ये भी नहीं होगा। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्रिया, बस क्रिया विशेषण है। ये जो विशेषण की विशेषता बताइए परविशेषण होता है। समझ में आ गया? तो समझ में आया था ना? इसमें भी नहीं है। लेकिन क्या खाता है? केला, तो मुझे कर्म मिल गया इसमें। क्या खाता है? केला खाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां कर्म हो वह सकर्मक क्रिया, जहां कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया इतना आपके? बिल्कुल। अब नेक्स्ट, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय। अव्यय तो होता है क्रिया विशेषण। इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो ये वाला, एक कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। जब हम कितना प्लस क्रिया कर देतेंगे, कितना प्लस क्रिया जब हम करते हैं तो वो परिमाणवाचक मिलता है। जब हम कैसा, कैसा या कैसी, जब हम कैसा या कैसी प्लस क्रिया करते हैं, जो जवाब मिलेगा वो रीतिवाचक। काल में हम जब कब प्लस क्रिया, कब प्लस क्रिया जोड़ेंगे तो कालवाचक। स्थान में मतलब होता है कहाँ। जब हम कहाँ प्लस क्रिया, कहाँ प्लस क्रिया करेंगे तो वो स्थानवाचक मिलेगा। देखो अब मैं कब, कब आता है ये तो नहीं पता, कब आता है तो कालवाचक तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें आता में कब जोड़ो। रीतिवाचक में कैसे आता है ये भी नहीं पता, तो ये भी नहीं होगा। परिमाणवाचक में कितना आता है, 1 किलो 2 किलो ख्याल आता है, कितना ख्याल आता है ये भी नहीं पता। लेकिन इस स्थान में कहां आता है? दिल में। कहां आता है? दिल में। तुरंत उत्तर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। क्या आ जाएगा? स्थानवाचक। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको करना है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, एक होता है आपका स्त्रीलिंग होता है और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग होता है। दूसरा क्या होता है आपका? पुल्लिंग होता है। समझ गए? और मैंने बताया था स्त्रीलिंग में आप कैसे मेरी या होती है लगा करके चेक करोगे, होती है। और पुल्लिंग में आपके मेरा या होता है लगा करके चेक करोगे। जैसे अभिव्यक्ति की जाती है या किया जाता है, की जाती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। पूर्ति की जाती है, पूर्ति किया जाता है, पूर्ति की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। छवि बनाई जाती है या बनाया जाता है, बनाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग। विवाह होती है, नहीं होता, विवाह होता है, विवाह होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा? ऑप्शन सी। ऐसे आपको चेक करना, जो जो मैं बता रहा हूं दोस्तों वो सब देखते रहो। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? मुझे ये बताना आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाता। तो पानी, पानी तो बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पानी का पानो नहीं बना सकते, एक वचन बहुवचन सेम रहेगा। वर्षा का वर्षो नहीं कर सकते, वर्षा भी रहेगा। प्रेम का प्रेमो नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सब ऐसे हैं पानी, वर्षा, प्रेम, जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। समझ में आ गया आपके? बिल्कुल। आप देखो नेक्स्ट, माँ ने खाना खा लिया होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है?
काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं काल के? भूतकाल होता है, एक होता है आपका वर्तमान काल, एक होता है आपका भविष्य काल, एक होता है भविष्य काल। ट्रिक मैंने बताई थी, हर बार बताता हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में 653 6 भेद होते हैं भूतकाल के, वर्तमान के 5 और 3 भविष्य काल के भेद होते हैं। तो माँ ने खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा, मैंने बताया था जब होगा होगी हेगे रहते हैं भूतकाल में तो वो संदिग्ध भूत होता है। कौन सा? संदिग्ध भूत, जहां पर दुविधा रहती है, जहां पर दुविधा रहती है, यानी कंफर्म नहीं, खा लिया होगा, एक दुविधा की है। ठीक है, समझ में? हेतु हेतु मध्य में क्या होता है? संकेत। इसमें हमेशा संकेत दिया जाता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करते हैं। यदि तुम आते तो मैं जाता, इस तरह से। समझ में आ गया? ये होता है। अपूर्ण भूत का मतलब होता है जो काम जैसे वह जा रहा था, काम भूतकाल का वो काम जो पूरा नहीं हुआ। पूर्ण भूत में वह जा चुका था, यानी काम कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको याद करना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य का मतलब होता है, आपको बता दूं, जिसमें असमर्थता प्रकट करी जाती हो, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। तो वाच्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं कारक को। 8 होते हैं हिंदी में कारक। कितने होते हैं? 8। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें संप्रदान क्या है? संप्रदान का होता है के लिए, जिसके लिए कोई काम होता है। जैसे मैं गीता के लिए किताब लेकर आया। अपादान का मतलब है, इसमें से कारक आता है जो अलगाव वाली स्थिति होती है। वृक्ष से फल टूट कर गिरा या फिर छत से बच्चा गिर गया, अलग होने वाली चीज। संबंध में होता है का की के, जैसे ये कह दूं वह गीता की बहन है, तो संबंध हो गया गीता की बहन। कर्ता का मतलब होता है ने, कर्ता में ने कारक आता है जो काम को करने वाला होता है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, किसने चली? उसने। उसने का मतलब या कहूं कि राम, या फिर मैं कहूं श्याम, या फिर कहूं मोहन। ये भी तो लिख सकता हूं मैं कि मोहन ने टेढ़ी चाल चली। तो कर्ता कारक इसमें आ गया उसने। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव जो होता है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है, और एक होता है तत्सम। मैंने ये आपको कराए हैं पूरे अच्छी तरह से, आप जा करके देख लो, मैंने सभी शब्द करा दिए हैं। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, सारे शब्द कराए हैं बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख लेना, लिंक वहां भी मैं डाल दूंगा इसका। और आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से याद कराए हैं सब कुछ, एक कहानी की तरह। जा करके देख लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आषाढ़ तत्सम, आषाढ़ तत्सम शब्द है, बिल्कुल है। आषाढ़ तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? आषाढ़ होता है। आषाढ़, इसका क्या होता है? इसको इसको हम आषाढ़ बोल देते हैं, इस तरह। अश्रु को क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं। अश्रु को आंसू। अंधकार को हम अंधेरा बोल देते हैं। लेकिन आंख जो है ये तद्भव शब्द है, इसका सही होता है अर्क। आंख का क्या होता है? अर्क होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, पूर्व में जुड़ते हैं। शब्द के पूर्व में जुड़कर विशेषता उसे विशेष बना देते हैं शब्द को। जैसे अध क, ये है अध कचरा। अध कचरा में जैसे अध प्लस कचरा, इसको ऐसे लिख सकता हूं। असुरक्षित को मैं कैसे लिख सकता हूं? अ जमा सुरक्षित, सुरक्षित। और अत्याचार को कैसे लिख सकता हूं? अति जमा आचार, अति जमा आचार। पर्यावरण को कैसे लिखूंगा? परि जमा आ जमा वर्ण। अब देखो, इसमें एक उपसर्ग है, इसमें भी एक उपसर्ग है, और इसमें भी एक उपसर्ग है, लेकिन इसमें कितने? 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें पूछो सा एक से अधिक उपसर्ग से बना है, तो कौन सा बना? पर्यावरण। इस तरह से आपको याद करना है, ये समझ में आएगा? इस तरह से बनाना। नेक्स्ट, साबुन किस भाषा का शब्द है? साबुन किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको बता रखे सारे शब्द। तो साबुन कौन सा है? तुर्की शब्द कौन से होते हैं? जैसे बहादुर हो गया, बहादुर हो गया। लफंगा शब्द हो गया, लफंगा। दरोगा शब्द हो गया, कालीन शब्द हो गया। ये शब्द मैंने ट्रिक से करा रखे, देख लो। उर्दू शब्द हो गया। समझ में आ गई? अरबी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अदालत, दुनिया, औरत, औरत हो गया। ये आपका क्या हो गया? अदालत हो गया, दुनिया हो गया, औरत हो गया। बहस, हवालात, हवालात शब्द भी यही है। कलम शब्द। पश्तो शब्द कौन से होते हैं? जैसे मटर गश्ती। ये शब्द कराया हूं ट्रिक से सब। मटर गश्ती हो गया, गुंडा हो गया, जमाल गोटा हो गया,
जमाल घोटा हो गया। जैसे पठान शब्द क्या है, यही है हैं? और इसमें अखरोट, अखरोट भी आपका पश्तो शब्द है। समझ में आ गया? इस साबुन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द है ये? पुर्तगाली भाषा का शब्द है साबुन। पुर्तगाली भाषा के और शब्द भी बताओ कौन कौन सी है, इंपोर्टेंट आपको बता दूं, बहुत जरूरी है जो। जैसे तौलिया, तौलिया हो गया आपका। और आपका जैसे कनस्तर हो गया, कनस्तर भी है। और जैसे आपका तौलिया हो गया, कनस्तर हो गया पुर्तगाली शब्द। और जैसे अलमारी जो इम्पोर्टेंट है, अलमारी हो गया, ताला हो गया, चाबी हो गया, कमरा हो गया। जो स्त्री होती है वो वाली वो हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट। कुलीन शब्द में प्रत्यय बताओ। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो कुलीन को कैसे लिख सकते हो? कुल जमा इन, कुल जमा इन। तो बड़ी वाला ई है इसमें, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द को हम विपरीतार्थी भी बोलते हैं, विपरीतार्थी भी बोलते हैं। तो बहुमत का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्पमत। हार का क्या होता है? जीत होता है। समझ गए? भिन्न मत का मतलब होता है अलग अलग मत, लेकिन सहमत का मतलब होता है सभी का एक ही मत। नेक्स्ट, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची को हम क्या बोल सकते हैं? समानार्थी, समानार्थी भी बोल सकते हैं। सोने का पर्यायवाची कौन सा होता है इसमें? तो उसका होता है कनक। क्या बोलते हैं? कनक। सोने को स्वर्ण भी बोलते हैं, सोने को सुवर्ण भी बोल देते हैं, सोने को हेम भी बोल देते हैं, हाटक भी बोल देते हैं, सोने को कंचन भी बोलते हैं। अर्क किसका होता है? अर्क होता है आपका सूर्य का। इसका सूर्य को हम दिवाकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिनकर, दिनकर भी बोलते हैं, सूरज भी बोल देते हैं, भास्कर भी बोल देते हैं। समझ में आ गए? ये आपको इतना याद करना। नेक्स्ट, पुत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूत। क्या बोलते हैं? पूत। पुत्र को क्या बोल सकते हैं? आत्मज भी बोलते हैं पुत्र को, हैं? आत्मज भी बोलते हैं, सुत भी बोलते हैं, सुत। शक भी बोलते हैं पुत्र को। क्या बोलते हैं? शक। नेक्स्ट, अन्य, अन्य, अन और अन्य शब्द का सही युग्म कौन सा है? इनको बोलते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति का मतलब जो सुनने में लगे समान, भिन्नार्थक का मतलब होता है जो लेकिन उनके अर्थ अलग हो, सुनने में समान और भिन्न अर्थ। जैसे अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, अनाज इसमें है और इसमें, तो ये तो कट गया, ये दोनों बचे, ये वाला और ये वाला। और अन्य का मतलब होता है फल नहीं होता, तो क्या होता है? दूसरा, तो ये भी खत्म होगा। तो क्या बचेगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो परंपरा से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? व्याज स्थिति, अनुश्रुति, अनुविलोम या प्रतिश्रुति? उसको बोलते हैं अनुश्रुति। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। दिया गया वचन क्या बोलता है? दिया गया वचन, दिया गया वचन वो बोलता है प्रतिश्रुति। व्याज स्थिति का मतलब होता है निंदा के माध्यम से किसी की स्तुति करना। अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। समझ में आ गया? नीचे की ओर। नेक्स्ट, गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या करना? संधि किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तीन तरह की संधि होती है, आप जानते ही हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुणा का जमा ईस। तो यहाँ पर आ जमा ई है, तो जहां पर 1 + 2 जुड़ जाते हैं वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये भी मैंने बता रखा, सब ट्रिक से देख लेना जाके। नीलकंठ में शब्द का कौन सा समास है? समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समास किसको कहते हैं? शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो नीलकंठ का मतलब कंठ की विशेषता है कि नीला है कंठ, तो इसमें हम कर्मधारय भी लगा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दिया गया है कर्मधारय नहीं दिया रहेगा, एक तो बात, जैसे इसमें नहीं दिया गया है कर्मधारय, तो इसका नीलकंठ किसको बोलते हैं? महादेव भगवान को बोलते हैं। तो जब जहां भगवान का नाम आ जाता है तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। अव्यय भाव में पहले शब्द अव्यय होता है और प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है? गिनती आती है प्रथम पद शब्द। द्वंद्व का मतलब होता है इसमें योजक चिन्ह आता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया, वाक्य में कौन सा भाग गलत है? वाक्य शुद्धि से भी ये क्वेश्चन आता है आपका। तो वह किला जिसे तुमने देखा था, इसमें तुमने देखा था गलत है, वह अब या वह किला जिसे या खंडर हो गया, कौन सा है इसमें? तो वह किला जिसे तुमने देखा था, वह
2 बार नहीं आएगा, ये 1 बार गलत है तो अब खंडर हो गया, इस तरह से रहेगा। वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया, तो वह अब में त्रुटि है। कहां पर? वह अब में। नेक्स्ट, आगे नदियां है बड़ी अपार में कौन सा रस है? रस के कितने? 4 अंग होते हैं वैसे तो, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विभाव होते हैं, स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। स्थाई भाव की संख्या 8 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है। वैसे 9 भी होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 होती है लेकिन 9 होती है। समझ में आ गए? अनुभाव 8 होते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो सात्विक अनुभाव है वो होते हैं 8। समझ में आ गए? वैसे तो भेद 4 होते हैं। ये सब आप कुछ समझना, मैं सब करा चुका हूं, ये देख लेना आप। तो आगे नदियां है बड़ी अपार, और जब तक देखा उसने तो तब तक चेतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बता रहे हैं, उसकी वीरता के बारे में। तो कौन सा रस? वीर रस। वीर रस के देवता कौन है? इंद्र भगवान है। भयानक रस, भयानक रस के भगवान देवता कौन है? रुद्र। रुद्र है। भयानक का रोध है, इनके कौन से है? रुद्र या फिर महादेव। समझ गए? हास्य रस का हास होता है, इनके देवता कौन है? गणेश भगवान। ये भी आपसे पूछा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक है। और इसका देवता कौन होता है? यम। कौन होते हैं? यम। अब नेक्स्ट देखो, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? छंद, छंद को पिंगल भी बोलते हैं, पिंगल भी बोलते हैं। और छंद में गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे या माता, राजभान, सलगा। इसके द्वारा आप देख सकते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण शगण, इस तरह से आप देख सकते हैं 8 होते हैं। समझ में आ गए? छंद को पिंगल भी कहते हैं, पिंगल ऋषि के नाम पे। ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार कौन सा है? अलंकारवादी कवि कौन से हैं? केशव है। कौन से हैं? केशव है। समझ में आ गया? तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कौन सा लूंगा? उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना की जाती है। रूपक अलंकार में होता है अभेद, जिसमें कोई भेद नहीं किया जाता। श्रुत्यनुप्रास का मतलब होता है जो सुनने में अच्छे लगे, सुनने में अच्छे लगे, यानी एक ही उच्चारण स्थान के, एक ही उच्चारण स्थान के जो शब्द होते, वर्ण आते हैं जहां पर, वो होता है श्रुत्यनुप्रास। लाटानुप्रास का मतलब होता है जहां पर शब्दों की आवर्ती हो, शब्दों की आवर्ती होती है लाटानुप्रास। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य शब्द यहाँ हुआ, फिर मनुष्य शब्द यहाँ हुआ, तो शब्दों की आवर्ती में कौन सा? लाटानुप्रास। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे चलना होता है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, चलने की कोशिश करना है, 9 दिन में 2.5 कोस चलना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का होता है अधिक परिश्रम, परंतु कितना? थोड़ा फल मिलना है। यानी 9 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन चला दूर दूर ही, बस 2.5 कोस चलिए, इस तरह से आप लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक बताई थी मैंने, अभिधा होती है, एक होती है आपकी लक्षणा, एक होती है आपकी व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल सीधा अर्थ हो, सीधा अर्थ हो कि राम स्कूल जाता है तो मैं राम की बात कर रहा। लक्षण का मतलब होता है भिन्न अर्थ हो, जिसका अन्य अर्थ हो, लक्षण के द्वारा अर्थ बताया जाता हो जहां पर। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे, तो क्या वो सच में शेर थोड़ी थे? वो शेर जानवर वाले शेर नहीं थे। यहाँ पर शेर का मतलब क्या है? वीर है, बहादुर है। जहां पर लक्षण के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए, वहां लक्षण शब्द शक्ति होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति होती है जब जब हम कोई कहावत कहते हैं तो उसका सुनने वाला अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल लेता है। ये शब्द मैं करा चुका हूं, आप देख लो। काव्य के सभी गुण कंप्लीट वीडियो पड़ी है, देख लेना जाकर के, सब आपका बिल्कुल ट्रिक से है। नेक्स्ट, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी में कौन कौन सी आ जाती है? इसमें होती है आपकी पंजाबी आती है, हरियाणवी आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है, राजस्थानी आती है, और इसमें कौन सी होती है? खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं, जैसे आपकी संचार की भाषा हमारी यही है, कार्यालय की भाषा कौन सी है? ऑफिशियल भाषा मानक हिंदी। ये कहाँ पर खड़ी बोली? कहाँ? जैसे इसको कोरबी भी कहते हैं, कोरबी भी मेरठ के आसपास के क्षेत्र को बोली जाती है ये। छाप तिलक सब छीनी रे पंक्ति किसकी है? छाप तिलक से पंक्तियों की बिल्कुल ट्रिक बता रखी, 70+ पंक्तियां है, बिल्कुल ट्रिक से याद करा रखी है। आप जाकर के देख लो, जाकर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो छाप तिलक सब छीनी रे पंक्ति किसकी है? ये मीराबाई की है, अमीर खुसरो की है, गोरखनाथ की है, जगनिक की। तो ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि आदिकाल को किससे सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था?
तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है सही? तो किसी ने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। राम कुमार वर्मन ने क्या कहा था? चारणीय संधि काल कहा था, चारणीय संधि काल कहा था इन्होंने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कौन सा काल कहा था? वीर गाथा काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा काल कहा था? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और एक और बता दो, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने कौन सा काल कहा था? बीज वपन। कौन सा? बीज वपन काल। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? पत्रिकाओं की ट्रिक करा रखी, जाकर देख लो प्लेलिस्ट में, बिल्कुल ट्रिक से पत्र पत्रिकाएं पंक्तियां सब ट्रिक से याद है। तो आनंद कादम्बिनी की, इसमें से राजा रामपाल थे, प्रेम घन थे, महादेवी वर्मा या फिर प्रवीण कुमार उपाध्याय। तो इसकी ट्रिक क्या है देखो, मैं बता दूं कि आनंद ने मिर्जा से प्रेम किया, प्रेम किया, ये इसकी ट्रिक है। आनंद से क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का नाम है। मिर्जा से क्या हो जाएगा? प्रकाशन स्थल, इसका प्रकाशन स्थल है ये मिर्जापुर, मिर्जापुर। प्रेम का मतलब इसके कौन है संपादक? प्रेमघन। ये एक मासिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? ये मासिक पत्रिका है। कियासा हो जाएगा, कियासी, 1881 में ये प्रकाशित हुई थी। इसी तरह की ट्रिक करा रखी, जाकर देख लो भैया। नेक्स्ट, अब हम गद्यांश पढ़ेंगे और इसके 3 क्वेश्चन। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वे हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। यदि समय रहते पेड़ों की रक्षा नहीं की गई तो मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। भाई सही बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन कि पेड़ पौधे का क्या प्रदान करते हैं? वस्त्र प्रदान करते हैं, भोजन, धन या शुद्ध वायु? तो क्या करते हैं? शुद्ध वायु। आपको गद्यांश के अनुसार देखना, प्रश्न अपने दिमाग से नहीं लगाना, बस इतना देख लेना। पर्यावरण को कौन संतुलित बनाए रखता है? मशीनें, भवन, वाहन, क्या? पेड़ पौधे। नेक्स्ट देखो, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? पेड़ों की कटाई है, समय का महत्व, पेड़ पौधों को नुकसान है, पेड़ों का महत्व है। क्या है? तो ऑप्शन डी, पेड़ों का महत्व। 37 में से कितने सही है ये जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, मैं कुछ नहीं चाहता, एक बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट कर दो दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।